तो सबसे प्रमुख प्रश्न ये है कि भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ है या हमारी जो ये पुस्तक है संविधान की, इसको हम ब्रिटिश काल से ही क्यों मानकर चलते हैं। ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मुगल काल में तो ऐसा था नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, एक अराजक समाज था। लेकिन एक चीज़ समझना है, ब्रिटिश के आने के पहले या ब्रिटिश टाइम पीरियड पे भी भारत में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। समझ रहे हैं, राजतंत्र था। जो वर्तमान व्यवस्था में हम जी रहे हैं, जिसको भारत के संविधान ने विकसित किया है, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और ये पूरी तरीके से लिपिबद्ध है, लिखित संविधान के तौर पे हमें दिया गया है। बिल्कुल सही आप बोल रहे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो शासन व्यवस्था के सिद्धांत होते हैं, जो शासन व्यवस्था की एक संरचना होती है, जिस तरीके से ये हमारे संविधान के जो पिलर्स हैं, इन पिलर्स का डेवलपमेंट ब्रिटिश काल में ही होना प्रारंभ हुआ, जब ब्रिटिशर्स के द्वारा लिखित विधियों के माध्यम से शासन प्रारंभ किया गया। ये परिभाषित किया गया कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर पर्सन है और इनको ये अथॉरिटी है, ये पर्टिकुलर पर्सन है, इनको ये अथॉरिटी है ना। जब अथॉरिटी देना उन्होंने प्रारंभ कर दिया और उस अथॉरिटी के अंतर्गत काम करना शुरू किया, तब जाकर के भारत में, देखिए यहाँ पर मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस ग्राफ को बनाते जाइएगा, ठीक है, साथ साथ मेरे, और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर दो भागों में बांट देते हैं, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, टॉपिक हमारा ये रहेगा और बिल्कुल ये बिगिनिंग से है संविधान की। ये समझ लीजिए कि हमारी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में आपका फंडामेंटल क्लियर होगा, हमारी एक यात्रा चलेगी संविधान के निर्माण तक की, ठीक है। यहाँ पे एक ग्राफ बनाता जाऊँगा, अब यहीं से आप अपने नोट्स भी डेवलप करते जाइएगा। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, ऐतिहासिक विकास, ठीक, ये हमारा टॉपिक है। अब इसमें क्रम से मैं आपको विषय वस्तु यहाँ पे मेंशन करता हुआ चला जाऊँगा। सबसे पहले 1600 AD में इंग्लैंड में एक कंपनी बनती है जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक चार्टर राजलेख पारित किया जाता है और उसके तहत उस कंपनी को अथॉरिटी दी जाती है कि ब्रिटेन से ईस्ट के जितने भी देश हैं वहाँ पर व्यापार कार्य को संपादित करने की उसके पास मोनोपोली है ना। तो 1600 AD में आपका राजलेख पारित होता है, महारानी के द्वारा घोषणा पत्र जारी होता है जिसके तहत एक कंपनी सृजित की जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। 1600 के बाद 1726 में इसकी कुछ पावर्स और ऐड ऑन की जाती हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे सभी एक्ट के बारे में। नेक्स्ट 1773, ये सबसे बड़ा माइलस्टोन है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स का नियंत्रण भी हो चुका था भारतीय क्षेत्रों में, जैसे कि प्लासी हो चुका था आपका 1757 में, प्लासी के बाद 1764 में बक्सर हो चुका था, उसके पहले वांडीवास हो चुका था। 1760 में वांडीवास से फ्रांसीसियों से भी बहुत सारे क्षेत्र अंग्रेज़ों के पास आ चुके थे। इसके बाद लगातार जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पूरा क्षेत्र था, यहाँ पर चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो, उस पर भी पूरा डायरेक्टली तो नहीं था, नजमुद्दौला को लास्ट तक 1772 तक बना के रखा गया, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे ब्रिटिशर्स के पास ही पावर थी प्रशासनिक, और जो कर वसूलने की या राजस्व उगाही की पूरी पावर है वो इलाहाबाद की संधि के बाद इनके पास आ ही गई थी, ठीक है। तो 1773 में विनियामक कानून या रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आया गया था। इसके बाद 1781 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लेकर के आया जाता है। 1786 में भी एक एक्ट आता है, जब यहाँ पे कार्नवालिस आता है, उसके टाइम पे गवर्नर जनरल को कुछ सख्तियाँ देने को लेकर के। इसके बाद 1773 में एक एक्ट आता है। 1773 के बाद माफ़ करिएगा 1793, ठीक है। एक क्रम है और मैं चाहता हूं कि आज आपको ये याद भी हो जाए। क्लास के साथ साथ हमारा अल्टीमेट गोल ये रहेगा कि आपको मैं बाद के लिए नहीं कुछ छोड़ूंगा, साथ में क्लास के साथ ही आपको याद करते हुए चलना है। इसके बाद इसमें 20 साल का हम लोग समय का गैप करेंगे। 1813, 1833, 1853, है ना।
इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है 1857 की क्रांति के बाद। तो 1858 में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, देखिए जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है इसको दो भागों में बांट देते हैं। पहला है कंपनी के अधीन भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। ठीक है, पहला है कंपनी के अधीन, दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अधीन। तो आपका 1600 एडी, 1726 एडी, 1773 एडी, 1781 एडी, 1784, 1786, 1793, 1813, 1833, 1853, इसके बाद 1858 के बाद 1861। ठीक, अब यहाँ से डेडलाइन है एक आपकी, यहाँ से एक डेडलाइन खींच देते हैं। 1861 के बाद आपका नेक्स्ट है 1876 में शाही अधिनियम लाया जाता है ना, बहुत बेसिक है। इसके बाद 1892, इसके बाद 1909 के बाद 1919 के बाद 1935 के बाद 1940। देखिए ये लास्ट है, ये अंतिम है। भारत में शासन प्रशासन करने के लिए भारत शासन अधिनियम लाया गया था 1935, ये लास्ट है। इसके बाद देश द्वितीय विश्व युद्ध में ज़बरदस्ती देश के नागरिकों को देश को झोंक दिया जाता है, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं था द्वितीय विश्व युद्ध से, है ना। भारत ने थोड़ा ना छेड़ा था, वो तो जर्मनी में हिटलर के द्वारा प्रारंभ किया गया, ब्रिटेन उसमें कूद गया और अपने उपनिवेशों को भी कूद दिया, हमारे यहाँ की सेनाओं को भी लगा दिया। तो 1940 से ही एक तरीके से गतिरोध प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से कह दीजिए एक ऐसी डेडलाइन चालू होती है, तो अगस्त प्रस्ताव आता है, एक प्रपोजल आता है राजनीतिक संकट को दूर करने के लिए। ठीक है, अभी इन सब के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा आप लोगों से। 1940 के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। उसके बाद 1944 में राजगोपालाचारी फॉर्मूला लाया जाता है। 1945 में बेबल प्लान आता है। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आती है और 1947 में भारत की आज़ादी का प्रस्ताव आ जाता है। उससे पहले 1947 में ही आपका माउंटबेटन योजना आती है, जिसके तहत देश का विभाजन कर दिया जाता है। ये पर्टिकुलर इतनी सारी डेट्स हैं आपके भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास में, जो डेट्स आपको सभी को याद करनी है। आज ही के सेशन पे हम याद करेंगे, इसको अलग अलग करके तोड़ के नहीं देखेंगे। ठीक, ये ग्राफ आप लोग को बना लेना है, यहाँ पे डेट लिखनी है और यहाँ पे एक्ट का नाम लिखना है। जो एक्ट होगा तो पहले आप लोग ये सारी डेट साथ साथ मेरे बनाते जाएंगे। जो भी मैं ऐसी ग्राफिंग कराऊंगा, डेट लाइन याद करने का एक सबसे शानदार तरीका मुझे लगता है, कोई भी डेट देखना है या किसी का भी हिस्टोरिक डेवलपमेंट लिखना है, आप क्रम से लिखते चले जाइए, है ना। आपको एक सीक्वेंस पता चल जाएगा कि हाँ किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या। क्लियर है? जितने बच्चे लाइव में देख रहे हैं, मुझे सब लोगों को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है आप लोगों का? ठीक है, लिख लिया सभी ने? अब चलिए इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। देखिए ये एक सोची समझी रणनीति है ना, अंग्रेजों की एक ये सोची समझी रणनीति है, किस तरीके से अपने देश की औद्योगिक क्रांति को सफल बनाना है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ या यूरोप में हुआ सबसे पहले औद्योगिक क्रांति, और जब औद्योगिक क्रांति होगी आपका देश मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, तो आपको मार्केट चाहिए होगी, आप उस माल को डाल के सड़ाएंगे थोड़ो ना। आज चीन भी यही कर रहा है। वर्ल्ड में आप देखेंगे जो देश आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, चीन उनको धन दे रहा है, उनके जीडीपी के बराबर धन दे रहा है। जिबूती को देखिए, जिबूती का पता है कहाँ पे लोकेशन है? अफ्रीका देश, अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिख रहा है आप लोगों को? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जिबूती है, एक छोटा सा देश है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, ऐसे करके कुछ देश हैं आपके मिस्र के जस्ट नीचे। मिस्र है, मिस्र के नीचे ही
मिस्र कहाँ पे पड़ता है? सुएज नहर दिख रही है, लाल सागर दिख रहा है, लाल सागर के पास ही सुएज नहर है ना। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से इंटरकनेक्ट करती है, इंटरलिंक करती है। वर्ल्ड मैप पे काम किया कि नहीं किया? किया है? हाँ, ऐसा तो नहीं बिल्कुल अभी नील बटे सन्नाटा चल रहा हो। मेरा काम ये है कि थॉट प्रोसेस क्लियर हो। यदि मैं कोई चीज़ आप लोग को बोलता हूँ, मैप में आपको दिखनी चाहिए, आपके ब्रेन के मैप में दिखनी चाहिए। एटलस बाहर नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ दिख रहा है तो चीज़ें आसान है। तो ये भूमध्य सागर वाला क्षेत्र जब खुला 1956 में, सुएज नहर संकट को लेकर के भी एक बहुत बड़ी घटना हुई, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। सुएज नहर का मिस्र ने राष्ट्रीयकरण कर दिया, है ना। उसको लेकर ही बहुत विवाद हुआ। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में हुआ था, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सक्सेस कराने के लिए कंपनियों का गठन किया गया और उन कंपनियों को मोनोपोली दी गई कि आपको ये इन प्रकारेण देश का व्यापार बड़ा करना है और उन मार्केट्स को कैप्चर करना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को छीनने के लिए वहाँ पे प्रशासनिक हस्तक्षेप होना आपका बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रशासन को अपने हाथ में नहीं लेंगे, आप कभी भी औद्योगिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते अपने आप का। तभी आज आप देखते हैं बीच बीच में कई बार विरोध होने लग जाता है हमारे यहाँ पे, जैसे कि किसानों का आंदोलन जो चला तो उसमें जियो के टावर क्यों तोड़ दिए गए, या फिर कुछ भी होता है तो अंबानी अडानी का नाम क्यों लाके खड़ा कर दिया जाता है सामने, या बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम लेकर के क्यों खड़ा कर दिया जाता है? क्योंकि ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। किसानों को ये लग रहा है कि जो ये निगम कृषि का एक कॉन्सेप्ट आया है, एक बिल है ना आपका, कारपोरेट फार्मिंग का एक बिल है ना, कॉन्ट्रैक्ट में आपकी खेती जो होगी कॉन्ट्रैक्ट बेस खेती करवाई जाएगी, ऐसा एक कानून आया है कि यदि किसान चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हिस्सा बन सकता है, उसी का विरोध है। तो जब देश की अर्थव्यवस्था को छीनना हो तो बहुत आसान होता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को छीनने का बहुत ईजी तरीका है, बहुत ईजी प्रोसेस है कि आप क्या करिए कि उस देश की राज व्यवस्था को छीन लीजिए। और ये चीज़ अंग्रेज बाखूबी जानते थे। मैं कह रहा हूँ कि आज जो उद्योगपति सीख रहे हैं अंग्रेजों से ही सीख रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर आकर के, व्यापार एक उनका ढोंग था और कुछ नहीं था। व्यापार तो शोषण करने का एक जरिया था। डायरेक्टली कहीं किसी के घर पे जाके आप छापा मारोगे तो आप डकैत कहलाओगे, चोर कहलाओगे, है ना। आप एक माध्यम ढूंढोगे किसी के घर पे, पहले उसका अच्छे रिलेशन क्रिएट करोगे। आप लोगों ने एक मूवी देखी हो लुटेरा मूवी आई थी, उसमें रणवीर सिंह रहता है, वो आर्कियोलॉजिस्ट बन के जाता है, भूगर्भवेत्ता, पुरातत्व शास्त्री समझते हैं। इनका काम होता है कि उत्खनन कार्य कराना, है ना। ज़मीन में बहुत सारे अवशेष हैं जो कि अभी भी दबे पड़े हुए हैं, बहुत सारी हिस्टोरिक चीज़ें हैं। तो उसमें वो जाता है और एक मंदिर है, वहाँ पे अष्टधातु की मूर्ति होती है, उसे चोरी करना होता है उसे। तो ये भूगर्भ शास्त्री बन के जाता है। तो जो लुटेरा होते हैं ना, वो अपने आगे एक आवरण डालते हैं कोई ना कोई, उस आवरण के पीछे क्या होता है वो बहुत बाद में पता चलता है। यही अंग्रेजों के साथ था, वो पूरे विश्व को लूटने के लिए निकले थे। उनके आगे आवरण था व्यापार का। लोगों को लग रहा था चलो व्यापार करके चले जाएंगे। सिर्फ व्यापार अल्टीमेट गोल होता तो क्यों इन सब चीज़ों में पड़ते, क्यों किसी देश की इकोनॉमी को कैप्चर करने के साथ साथ वहाँ की राज व्यवस्था को कैप्चर करते, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेजों की ये सोची समझी रणनीति है। उन्होंने प्रारंभ अपने देश की औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने के लिए इन कंपनियों का सृजन किया, और ऐसी एक कंपनी नहीं थी, बहुत सारी कंपनियों का सृजन किया। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआती दौरान पे ये पावर दी गई कि आप ब्रिटेन के ईस्ट के जितने भी देश होंगे वहाँ पे सिर्फ व्यापार आप करोगे, ताकि वहाँ पर पीपीपी मोड पर, समझ रहे हैं पीपीपी मोड समझते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक यानी सार्वजनिक क्षेत्र, प्राइवेट मतलब निजी क्षेत्र, दोनों ने मिल करके पूरे विश्व को लूटने की प्लानिंग बनाई। इसे कहते हैं पीपीपी मोड। अकेले दम पे उसे लग रहा था मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे निजी क्षेत्र को भी लेना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा एक तरीके से समझ सकते हैं कि ज्वाइंट वेंचर की तरह निकल के आया। तो 1600 एडी में सोची समझी रणनीति के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है। यहाँ पे तब मुगल साम्राज्य था, जहांगीर का शासन चल रहा था, सर थॉमस रो, उससे पहले हॉकिंग्स महोदय, सबका आना प्रवेश होता है, शासक से मुलाकात होती है, डिप्लोमेटिक रिलेशन क्रिएट करने की प्लानिंग होती है। और तब इतने ज़्यादा
विजनरी गोल के शासक नहीं होते थे। यदि इतने विजनरी होते तो क्यों भारत में प्रवेश होने देते। हमारे देश की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है कि हम इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। कोई भी चीज़ हमने देखी, किसी भी नेता को सुना, किसी भी कार्यक्रम में गए, किसी को भी हीरो बना बैठते हैं। हमारे देश की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो रियलिस्टिक हीरो है या नहीं है, ये समझते समझते बहुत टाइम लग जाता है। और इस भ्रम में हमारा देश आज से नहीं है, बहुत पहले से है। इसलिए यहाँ लगातार आक्रमण होते गए, है ना, पता नहीं चला। यदि मुगल साम्राज्य को ये पता चलता कि ये लास्ट में मेरी ही जड़ उखाड़ देगा। 1857 की क्रांति में क्या हुआ, बहादुर शाह जफर को जाके फांसी दे दी गई बर्मा में, उसके पूरे परिवार को नेस्तनाबूद नाबूद कर दिया गया, लाल किला में कब्जा कर लिया गया। तो यदि उस जहांगीर को ये पता होता कि मेरी पुश्तें खत्म करने के लिए ये लोग आए हुए हैं, तो क्यों देता है सारी चीज़ें, नहीं सोचता। लेकिन इतना विजनरी शासक नहीं था वो, है ना। ब्रिटिशर्स बड़े विजनरी थे। तो कहीं ना कहीं पे आने के बाद, डिप्लोमेटिक रिलेशन क्रिएट करने के बाद, फिर लगातार जो है भारत में विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां, कंपनियां, व्यापारिक उद्देश्य से यहाँ पे प्रवेश। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ की स्थिति तो बड़ी लचर है, यहाँ पे तो ये आपस में ही मरकट रहे हैं, तो ऐसे में उनको बहुत सॉफ्ट कॉर्नर लगा कि इंडिया को अब यदि हमें इसकी इकोनॉमी को चलाना है, क्यों टैक्स दे हम किसी को। यदि हम व्यापार कर रहे हैं तो क्यों राज्य को टैक्स दे, है ना। तो उस टैक्स को लेकर के, क्योंकि देखिए अभी भी वर्तमान में आप देखिए तो आपका देश जो है, जिस देश में आप रह रहे हो, आप सब टैक्स भरते हो। 18%, 12%, 5%, 28% की जीएसटी भरते हो। कोई भी गुड्स खरीदिए आप, कोई ना कोई जीएसटी पे लगता है आपको। जीएसटी के साथ आप पेट्रोल यदि खरीद रहे हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं, तो कितना कर रहे हैं। लेकिन आपका देश आपके लिए कुछ करता है ना। वो पैसा ऐसा नहीं कि आप मोदी जी अपने जेब में रख लेते हैं, वो सब आपके लिए कर रहे हैं। आज पेट्रोल के रेट बहुत महंगे, बहुत विवाद चल रहा है। और मैं भी सुन रहा था, वो क्या नाम है उनका, महापुरुष का, मनोज वाजपेयी जी, है ना, वो गाना गाते हैं ना, रिंकिया के पापा। मनोज वाजपेयी जी कह रहे हैं कि फ्री में वैक्सीन तो लग रही है, तो वैक्सीन का पैसा पेट्रोल के थ्रू लिया जा रहा है ना। इनके अपने फार्मूले, अपने कॉन्सेप्ट हैं, इन्हें नहीं समझ में आता कि कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या नहीं बोलना है। वैक्सीन फ्री में कैसे लग रही है, वैक्सीन फ्री में कैसे लग रही है। हाँ, ये जो 18% की जीएसटी जा रही है, जो टैक्स जा रहा है, हर आदमी अपने जेब से भर रहा है। आप बिस्किट का पैकेट खरीदिए, चाहे कुछ भी खरीदिए, हर जगह पे आप टैक्स देते हैं, हर एक लेयर पे इंडिया पे टैक्स देते हैं। आप रोड पे निकल पड़िए, आपको टोल टैक्स लगेगा। आप एक मोटरसाइकिल खरीदिए, आपको आरटीओ का टैक्स लगेगा, है ना। जीएसटी अलग है, जीएसटी तो मतलब वो तो फिक्स हो गया है, वो आपको भरना ही भरना है कैसे भी करके। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि राज्य को टैक्स देना पड़ता है, कर देना पड़ता है। और ब्रिटिशर्स इस चीज को कभी भी पचा नहीं पाए। उन्हें लगा कि हम यहाँ भारत में क्यों दे भाई, हम व्यापार कर रहे हैं तो ये पैसा भारत में क्यों जाए, क्यों उनके पास टैक्स जाए। तो टैक्स चोरी करनी चालू कर दी, फरकुस ईयर से दस्तक बनवा के ले आए। और फाइनली जब उन्हें लगा कि यार अभी भी बात बनेगी नहीं, कोई ना कोई अड़ंगा डालेगा, तो ऐसा करो, ये पूरे से शासन और क्षेत्र को नियंत्रण पे लो। और आर्थिक नियंत्रण के साथ साथ प्रशासनिक नियंत्रण उन्होंने लेना प्रारंभ कर दिया। और फाइनली जब उनका प्रशासनिक नियंत्रण बंगाल से प्रारंभ होता है, तो बंगाल होते हुए धीरे 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 आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं सबको कैप्चर करना चालू करते हैं। विजनरी गवर्नर्स आते हैं यहाँ पे, लॉर्ड वेलेस्ली। सोचिए कितना पावरफुल पर्सन रहा होगा, कितना विजनरी पर्सन रहा होगा। उसकी सहायक संधि प्रणाली यदि आप सोचें तो वहीं पे भारत गुलाम हो चुका था। सहायक संधि प्रणाली पे साइन करने वाले हैदराबाद के निज़ाम हो, चाहे मैसूर के टिप्पू सुल्तान हो। टिप्पू सुल्तान ने तो तब भी काफ़ी हद तक कोशिश की, अपनी अंतिम सांस तक उसने सहायक संधि प्रणाली पे दस्तक नहीं किया। सहायक संधि प्रणाली क्या है, खुद सोचिए। मतलब कि सेना हमारी होगी, पैसा आप दोगे। मतलब मैं अपनी सेना को आपके घर पे रख रहा हूँ, अपने बॉडीगार्ड को आपके घर पे आपकी प्रोटेक्शन के लिए रख रहा हूँ, आपकी सैलरी पे। अरे जब अपनी सैलरी पे सेना को रखना है तो क्यों आपका रखें हम। कल के दिन मुझे जरूरत पड़ेगी, आपसे झगड़ा हो जाएगा, तो आपका बॉडीगार्ड मेरे साथ खड़ा रहेगा कि आपके साथ खड़ा रहेगा। ऐसी बहुत सारी हिस्टोरिक मिस्टेक हुई हैं जो हमारे देश के उस समय प्रेजेंस में शासक थे वो समझ नहीं पाए। और तब जाके मुगल साम्राज्य ऐसे थोड़ा है कि ये पेंशनर बन के रह गए, इनकी खुद की उस समय एजुकेशन दिखाती है।
और ब्रिटिशर्स का एक विजन दिखाता है। ऐसे देश को नहीं, पूरी सोची समझी रणनीति के तहत भारत में आए और आने के बाद एक एक क्षेत्र को कैप्चर करते चले गए और फिर वहां से ब्रिटेन से बैठ करके भारत के लिए कानून बनाए जाने लगे कि कैसे भारत को रेगुलेट करना है, कैसे यहाँ पे शासन करना है, कैसे यहाँ से कंपनी जाएगी तो कंपनी पे किस तरीके से नियंत्रण स्थापित करना है, एक पैरेलल गवर्नमेंट ना बन जाए, एक समानांतर सरकार ना बन जाए। भाई कंपनी यहाँ पे आ गई। अब जैसे हमारे यहाँ से मुकेश अंबानी हैं, अफ्रीका के किसी देश में जा करके बहुत सारे कार्य करने लग जाएं और पता चला धीरे धीरे उस देश की अर्थव्यवस्था पर इतना प्रभाव जमा ले, कुछ दिन बाद वहाँ पे शासक बन जाए, तो भारत सरकार एक्सेप्ट करेगी कि मुकेश अंबानी इस देश के शासक हैं? करेगी? कभी नहीं करेगी। भारत सरकार तो रेगुलेट करेगी ना, क्योंकि ये भारत के ही हैं। समझ रहे हो बात को? आज के टाइम पे भी यही चल रहा है। चीन क्या कर रहा है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया उसने, यहाँ पे पूरे विश्व को आत्मनिर्भर या स्वनिर्भर बना दिया, अपने ऊपर निर्भर बना दिया उसने। आज के टाइम पे आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, मैं डिजिटल बोर्ड पढ़ा रहा हूँ, ये ट्राईपोड लगा हुआ है, कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ लैपटॉप रखा हुआ है, यहाँ पे कीबोर्ड रखा हुआ है, जो रखा हुआ है, आप अपने डेस्क से लेकर के खाने की थाली तक में जाओगे तो आपको चीन दिखाई देगा, है ना? हर जगह आपको चीन दिखाई देगा। आप चीन का बाइकआउट कर कैसे पाओगे बताओ? है आपके अंदर क्षमता तो कर लो। एक बार हुआ था, प्रयास किया था। किसने किया था? फ्रांस ने। फ्रांस का शासक था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने ये सोचा कि एक काम करते हैं, ब्रिटेन को कमज़ोर कर देते हैं। फ्रांस और ब्रिटेन की हमेशा लगी रहती थी। जब तक नेपोलियन था तब तक तो बहुत बुरी हालत थी। और ये बात कर रहा हूँ मैं आपको 1800 AD की। 1800 AD में नेपोलियन बोनापार्ट आ गया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने ब्रिटेन के साथ सप्तवर्षीय युद्ध में पराजय होने के बाद उसने ये सोचा कि एक काम करते हैं कि ब्रिटेन का बाइकआउट कर देते हैं, पूरी तरीके से पूरे विश्व से काट देते हैं। और ब्रिटेन में उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, है ना? इसको बोलते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था। महाद्वीपीय व्यवस्था के अंतर्गत उसने क्या किया कि जो भी देश ब्रिटेन से इंपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटेन से कुछ भी खरीद रहे थे, वो अब नहीं खरीदेंगे। यदि खरीदेंगे तो फ्रांस से युद्ध करना पड़ेगा। और उस समय नेपोलियन बोनापार्ट का भय हुआ करता था, डर हुआ करता था। फ्रांस से लोग डरते थे, एक सुपर पावर के तौर पे इमर्ज हुआ था इस समय, तानाशाह था वहाँ का। और बहुत सारी लड़ाइयों को उसने जीता था, बहुत सारे देशों को हराया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। एक साहसिक योद्धा था बहुत छोटा, नाटा कटका था, लेकिन उसके अंदर जो जिगरा था वो अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने विश्व के सभी देशों को कहा कि एक काम करना है, अब आप लोग को ब्रिटेन से कुछ नहीं खरीदना है। ब्रिटेन से खरीदोगे तो, और ब्रिटेन के चारों तरफ फ्रांस की सेना, नेवी पूरी तरीके से काट दिया। अब जिसको आना है आके दिखाओ। अब ब्रिटेन में माल सड़ने लगा, उद्योग बनने लगे, माल सड़ने लगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, स्मगलिंग भी बहुत होती है ऐसी चीज़ों में। जब कोई भी चीज़ को प्रतिबंधित कर दोगे तो स्मगलिंग चालू हो जाएगी। आपके बिहार में शराब प्रतिबंधित है, लेकिन आपको भी पता है गोपालगंज बॉर्डर से, खेतों से कोई ना कोई माध्यम ऐसा निकल जाता है जहाँ पे, अभी मैं गया था होली में, आप ही के यहाँ था, इस बार 29 मार्च मैंने बिहार में ही मनाया है। देखा मैंने वहाँ पर खूब चल रहा है, लोग खूब पी रहे हैं, पिए पड़े हुए हैं। ये कहाँ से आ गया? स्मगलिंग। जो चीज़ 10 रुपए की थी वही अब 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये में बिकने लग जाएगी। ब्रिटेन के माल की स्मगलिंग होने लग गई। ब्रिटेन को तो जलवे आ गए, क्योंकि किसी के पास अल्टरनेटिव डेवलप नहीं थे, किसी के पास विकल्प नहीं था कि कहीं और से मंगवा सके। और एक चीज़ और समझिए, फ्रांस खुद ब्रिटेन से ही मंगवाता था। तो फ्रांस की जो पब्लिक थी, जब वहाँ पे चीज़ें, अभी आपके देश में बीच में अभी चाइना के साथ युद्ध हुआ था, यहाँ पे आने बंद हो गए थे चीनी गुड्स जितने भी थे, हमने व्यापार बंद कर दिया कुछ समय के लिए, चीज़ें महंगी हो गई। अभी देखिए जो 10,000 रुपये की टीवी मिलती थी आज 20,000 रुपये, 25,000 रुपये में मिल रही है। करिए बहिष्कार, करके देख लीजिए। अब आप जब आश्रित हो जाते हैं किसी देश के गुड्स पे, तो आप कब तक आप चीज़ों को लेकर के रख सकते हैं बताइए? पॉसिबल ही नहीं। या तो आप पहले अपने आप को आत्मनिर्भर बना लीजिए कि आपके पास वो सारा सराउंडिंग चीज़ें आ जाएं। चीन ने यही किया शुरुआत में, अपने आप को शांत रखा उसने, पहले अपने आप को डेवलप करता गया, अपने यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, अपने यहाँ की पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, अपने यहाँ पे टैक्स सिस्टम सबको डेवलप किया। फिर इसके बाद एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया कि विश्व के जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं भर गए वहाँ पर। आज शंघाई हो चाहे बीजिंग हो, सब भर गए। वुहान हो, हर जगह पर जो है
तो कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना सा है कि जब तक आपके पास अल्टरनेटिव नहीं होंगे, फ्रांस की जनता ने जब चीख पुकार करनी चालू की, नेपोलियन को लगा यार ये तो अब मेरे खिलाफ खड़े हो रहे हैं, मेरे देश के नागरिक के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, विश्व के अन्य देशों के नागरिक भी उन देशों के खिलाफ खड़े होने लग गए कि आप नेपोलियन से डर करके आप हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। जब सब कुछ सुई से लेकर के हाथी तक ब्रिटेन से खरीदा जा रहा था, वैसी कंडीशन में कैसे आपने लॉक कर दिया, कैसे आप डर गए नेपोलियन बोनापार्ट से? तो जब देश के नागरिक आकर के आपको चैलेंज करने लग जाते हैं ना, फिर आपके पास कोई विकल्प बचता नहीं है। और ऐसे में नेपोलियन बोनापार्ट को खुद पीछे हटना पड़ा, फिर से ब्रिटेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ की सेना की जो सामग्री आती थी वो ब्रिटेन से आती थी। और विश्व के सभी देश तैयार हो गए कि एक बार नेपोलियन से लड़ ही लेते हैं, कम से कम अपने देश के नागरिकों से तो बच जाएंगे। तो जब ये कंडीशंस आती हैं तो आप नहीं बच सकते, कैसे भी करके आप अपने आप को बाइकआउट नहीं कर सकते हैं। तो औद्योगिक क्रांति का परिणाम था हमारे देश में औपनिवेशिक सत्ता का जन्म लेना। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद ये तो बहुत पुरानी पद्धति थी, ऐसा नहीं था कि पहला भारत ही था देश जिसको औपनिवेशिक शक्तियों ने जकड़ लिया। इससे भी पहले बहुत सारी शक्तियां थीं जिन्होंने औपनिवेशिक शासन को जन्म दिया, है ना। तो कहने का तात्पर्य औद्योगिक क्रांति ने गति प्रदान कर दी और भारत में जो आर्थिक नियंत्रण के साथ साथ राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हुआ। देखो दो शब्द हैं, मैं आज चाह रहा हूं कि ये भी आप लोग के क्लियर हो जाए। एक शब्द है आपका साम्राज्यवाद, है ना, एक शब्द है आपका साम्राज्यवाद, दूसरा शब्द है आपका उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद और दूसरा है उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद में क्या अंतर है बताएं? उपनिवेशवाद सर किसी देश का सर आर्थिक ठीक है, साम्राज्यवाद आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक। उपनिवेशवाद एक तरीके से देखें तो इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष नियंत्रण, और अप्रत्यक्ष नियंत्रण आप आर्थिक तरीके से कर सकते हैं। किसी देश की इकोनॉमी को आप अपने प्रति, जैसे मान लीजिए कैसे आप उपनिवेशवाद, जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, आपने क्या किया, उस पैसे को लोन में घुमाना चालू किया। गांव में एक करते हैं साहूकार, है ना, जो ज्वेलर्स के शॉप वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, सबको जिसको चाहिए सूद में कहते हैं, ब्याज में पैसा उठाते कि नहीं उठाते। वो क्या है, मैंने आपको ब्याज में पैसा दे दिया 10 से 12% या जो भी चलता है, 2 से 2.5% भी कहीं कहीं चलता है, जहाँ चलने के लिए तो बहुत भी चलता है। तो ब्याज में पैसे होने का मतलब, मैंने आपको जब ब्याज में पैसा दे दिया तो वो पैसा क्या हो गया आपका, क्या हो गया, आप मेरे प्रति निर्भर हो गए कि नहीं हो गए। अब आपको हर महीने मुझे पैसे देने हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जब आप बैंक से लोन ले लेते हैं, किसी से भी लोन ले लेते हैं, आप निर्भर हो जाते हैं उनके प्रति। आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट चला है, लोग जो है होम लोन ले रहे हैं, कार लोन ले रहे हैं, है ना। जब तक आपके अंदर समाहित ना हो तब तक आप होम लोन और कार लोन कभी मत लें अपने जीवन में। समाहित का मतलब समझ रहे हैं, जब तक फिक्स इनकम ना आपकी हो जाए कभी भी होम लोन और कार लोन लेने मत जाइएगा। नहीं तो आज के टाइम पे लोग कर क्या रहे हैं, मान लीजिए आपने 12 लाख रुपए का घर है, आपने एक घर खरीदा, मैं तो बहुत कम कीमत बता रहा हूँ, 12 लाख रुपए का आपने एक घर खरीदा, ठीक है। और इस घर पे आपने 9 लाख रुपए लोन ले लिए, 3 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट कर दी, बिल्डर को दे दिया 3 लाख रुपए। आपके पास विकल्प है कि 9 लाख रुपए आपने क्या किया, लोन ले लिया बैंक से, ठीक है। बैंक ने आपको, अब तो इस समय 7%, 8%, 9% पे आपको लोन मिल गया। अब आपको हर महीने एक किस्त बांध दी जाएगी, ठीक है, 10,000 की, 9,000 रुपये, 9 लाख रुपए का लोन है तो लगभग 9,000 की किस्त बंधेगी आपकी, है ना। 1 लाख रुपए में 1,000 रुपये की किस्त होती है आमतौर पे, तो 9,000 के आसपास महीने की आपकी किस्त हो गई। यदि आपकी इनकम, अब आप इसको भरना चालू कर दिए, 15 साल के लिए आपको दे दिया उसने, लगातार भरते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन। आपको भी लगता है यार 15 धीरे धीरे भर जाएगा। आपने 1 साल भरा, 2 साल भरा, 3 साल भरा, 4 साल भरा, 5 साल भरा। कभी आपके साथ गड़बड़ हो गई कि आपने 5 साल भर भी दिया, काफ़ी पैसा चला गया आपका, 5 साल आपने भर भी दिया, अब बीच में आपकी कोई भी गड़बड़ हो गई, मान लो 2-3 महीने नहीं भर पाए, 3 महीने मतलब 90 दिन, 90 दिन नहीं भर पाए, पैसा NPA में कन्वर्ट हो जाता है। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स,
90 दिन कोई संपत्ति बैंक को ब्याज ना है ना मूलधन आए तो बैंक ये मानता है कि ये मेरा एनपीए में कन्वर्ट हो गया। 1-2 चेक आपके बाउंस हुए, कुछ भी हुआ, तो ऐसे में आपका घर भी चला गया और 5 साल जो आपने भरा वो भी चला गया। समझ रहे हैं? तो लोन लेना तो आसान है, बहुत अच्छा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको भरना भी है। यदि आप नहीं भरेंगे तो बैंक आके आपके ऊपर स्टिकर लगा जाएगा आपके घर के बाहर कि ये संपत्ति फलाने फलाने की संपत्ति है, इस संपत्ति में विवाद है, ये है वो है, ना आप संपत्ति के रहे और 5 साल तक आप मूर्खता कर ही रहे थे। इससे अच्छा तो किराए का घर होता है। 3 लाख रुपए जो आपने बिल्डर को दिए थे ये ख़त्म, यहाँ पे भी ख़त्म। समझ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ऐसे ही उपनिवेशवाद है, किसी भी देश में आर्थिक नियंत्रण कर लेना। बैंक ने क्या किया, आपकी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर लिया। अब आप जो भी कमा रहे हैं उसकी एक पूंजी उसको देना है आपको किस्त पे, नहीं देंगे तो आपको अल्टीमेट। ऐसे ही आपका चाइना ने क्या कर रखा है, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान, हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका, चाबाहार पोर्ट ईरान, चाबाहार पहले हमारे पास था, ईरान से ले लिया। जिबूती का पोर्ट, जिबूती का पूरा देश जितनी उसकी जीडीपी है उससे ज़्यादा उसको ऋण दे रखा है उसने, हर जगह इन्वेस्ट करता चला जा रहा है। म्यांमार पे आ रहा है सितवे पोर्ट। तो लगातार ये क्या हो रहा है, औपनिवेशिक आश्रित करता जा रहा है वो। और जब ऐसी आश्रितता बनती है तो कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है। चलिए उस पर हम आप बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैं कुछ आपको चीज़ें अभी बताता हूँ। तो साम्राज्यवाद आपका प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। साम्राज्यवाद आपका है प्रत्यक्ष नियंत्रण और उपनिवेशवाद है आपका अप्रत्यक्ष नियंत्रण। प्रत्यक्ष नियंत्रण का मतलब है राजनीतिक प्लस आर्थिक। वहाँ का जब आपका राजनीतिक प्लस आर्थिक दोनों नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं हम, तो वहाँ पे साम्राज्यवादी नियंत्रण हो जाता है। और जब किसी भी देश में हम अप्रत्यक्ष नियंत्रण कर लेते हैं तो वहाँ पे उपनिवेशवाद हो जाता है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, सिंपल सी चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो अब एक एक करके इनको लिखना चालू करते हैं, समझना चालू करते हैं इन पे। यदि हम एनालिसिस पे जाएंगे तो एनालिसिस बहुत लंबा है किसी भी चीज़ का, है ना। मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको 1600 AD से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। प्रयास मेरा रहेगा कि आज कम से कम हम यहाँ तक कर लें, 1853 तक का चार्टर कंप्लीट कर लें, है ना। इसको लिख लें। तो आप सभी को लिखना है, मैं बीच बीच में आपको समझाता भी जाऊँगा, ठीक है। आपके सामने में यहाँ पे एक PDF है, उसे ओपन कर देता हूँ, उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। एक यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, ये आपका एक्ट ही हैं सारे जितने भी हैं, मैं एक बार इनको दिखा देता हूँ। भारत का संवैधानिक विकास में 1773 को मुख्य मानते हैं, इससे पहले भी कुछ हैं जो मैं आपको लिखवा दूंगा अभी। तो भारत में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने हेतु अंग्रेजों द्वारा लाए गए पहला एक्ट था, है ना। पहला सबसे प्रभावशाली एक्ट था, इसलिए इसका नाम से भी जानते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद और भी आते हैं, लेकिन मुख्य है पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापक रूप से फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए विलियम पिट्स द्वारा ये एक्ट लाया गया था। फिर 1793 का चार्टर एक्ट आया था आपका, और 1813 का चार्टर एक्ट आया था, ठीक है। तो 1793 में भी बहुत सारे बदलाव किए गए, लॉर्ड कॉर्नवालिस था इस टाइम पे, और इसके 20 साल पूरे होने के बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया था आपका। इसके बाद 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था, इस चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसे भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। 1853 एक कंपनी का अंतिम चार्टर एक्ट था। फिर इसके बाद 1858 में भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटेन की महारानी को दे दिया गया 1858 के चार्टर एक्ट से। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम आया, और भारतीयों की मांगों को पूरा करने के लिए, चूंकि अब भारत में एक पुनर्जागरण की तरह स्थिति आ चुकी थी, सामाजिक चेतना को प्रभावित करने वाले बहुत सारे लोग आ चुके थे। दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आ चुकी थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ऐसे बहुत सारे संगठनों का जन्म हो रहा था। बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस पार्टी की स्थापना। तो इस टाइम पीरियड पे 1892 में ये था कि अब कैसे न कैसे करके इंडियंस को उनके राइट देना शुरू किया जाए। तो यहाँ पे एक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। फिर 1909 का, 1919 का और 1935 का ये अधिनियम लाए जाते हैं, अब जिनको हम डिटेल से क्रमवार देखेंगे, ठीक है। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को हम आप समझने का प्रयास करेंगे। चलिए
ये आपके सामने आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट है ना, हाथों को गति प्रदान करनी होगी। तो कंपनी के अधीन भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, पहला सेक्शन ये देखेंगे। दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। तो कंपनी के अधीन इतने एक्ट हैं आपके, ठीक है। अभी ये सारे मैंने आपको ग्राफिक में बनवा दिए थे, ठीक है। ये सारे राजलेख हैं। 1600 एडी, 1726 एडी, 1773 एडी, 1781, 1784, 1786, 1793, 1813, 1833, 1853। यहाँ पे एक देखो, एक सीक्वेंस है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आप एक सीक्वेंस देख लेंगे, हर 20 साल के बाद आ रहा है। एक ये है +20 करिए, यहाँ पे आ गए 1893, इसके बाद +20 करिए, +20 करिए, +20 करिए। 5 तो आपको ऐसे ही पता चल जाएंगे। बाकी 5 पिंटू टाइप के एक्ट हैं, ठीक है। इनकी गलतियों को सुधारने के लिए लाए गए एक्ट हैं ये, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए 1773 का, फिर इसमें 20-20 जोड़ते जाइए, बाकी के एक्ट आपको निकल आएंगे 53 तक। क्लियर है? कुछ नहीं, यानी 73 के बाद 93, 93 के बाद 1813, 1833, 1853, 5 एक्ट तो आपके ऐसे याद हो जाएंगे। बाकी ये 1600 को कंपनी बनी थी महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। 1726 ये बीच में कुछ गलतियां थी उस एक्ट में, या कंपनी के गवर्नर जनरल को कुछ पावर्स देनी थी, विधि बनाने की शक्ति देनी थी कि वो अपने देश में रह कर के विधि बना सकता है। तो कहीं ना कहीं पे वो सारी चीज़ें हैं। फिर ये अमेंडिंग एक्ट है और ये पिट्स इंडिया एक्ट है, और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था। अब चलो एक एक करके, पहले ही हेडिंग डाल लो 1600 एडी का चार्टर एक्ट, ठीक है। ये भारत शासन अधिनियम जितने भी, जब ब्रिटिश क्राउन का शासन आया तो क्राउन के समय पे ये सारे के सारे एक्ट आए हैं आपके, ठीक है। चलिए यहाँ से अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डालिए 1600 एडी का राजलेख। 1600 एडी का राजलेख, पहला पॉइंट लिखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। दूसरा पॉइंट लिखिए, महारानी एलिजाबेथ द्वारा 15 वर्षों तक, महारानी एलिजाबेथ द्वारा 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार दिया गया। व्यापार करने का अधिकार दिया गया। व्यापार करने का अधिकार दिया गया। जिसका प्रशासन परिषद के द्वारा, जिसका प्रशासन एक परिषद के द्वारा, जिसका प्रशासन एक परिषद के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया। जिसका प्रशासन एक परिषद के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया। सभी लोगों को लिखना है, लाइव वाले जितने भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, प्रशासन परिषद में गवर्नर सहित 24 सदस्य, प्रशासन परिषद में गवर्नर सहित 24 सदस्य थे। प्रशासन परिषद में गवर्नर सहित 24 सदस्य थे। इस परिषद को गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। इस परिषद को गवर्नर और उसकी परिषद, गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। तो ये 1600 एडी का चार्टर एक्ट है, इसको 1600 एडी का राजलेख कहा जाता है ना। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ थी उस समय, उसके द्वारा की गई, और उसको मोनोपोली दी गई कि आप जाइए ब्रिटेन के ईस्ट में व्यापार करिए। ठीक है। 1600 एडी के बाद अगला है 1726 का राजलेख। हेडिंग डालिए 1726 का राजलेख। 1726 का राजलेख। का राजलेख। इसके तहत कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी, इसके तहत कोलकाता,
मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपालों, कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति दी गई, तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति दी गई। विधि बनाने की शक्ति दी गई। इसके पहले यह शक्ति इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड में, देखिए दो चीज़ें थी, कोई भी कंपनी में दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना। कंपनी के तहत दो बॉडी थी आपकी, पहले थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम होता था कंपनी पे प्रशासनिक नियंत्रण रखना, प्रशासनिक नियंत्रण करना, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम था व्यापार कार्य के लिए व्यापार कार्य को संपादित करना। ठीक है, तो दो अलग अलग बॉडी थी कंपनी की। तो ये जो बॉडी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये चूंकि कंपनी में प्रशासनिक नियंत्रण रखनी थी तो ये इंग्लैंड में रहती थी, ये वो इंग्लैंड स्थित थी। ठीक है, तो ये जो आपकी कंपनी थी प्रशासनिक कार्य को नियंत्रित करती थी, यही कानून बनाती थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया, जो यहाँ पे गवर्नर बनाए गए, तीन प्रेसिडेंसी जो स्थापित की गई कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में, इन तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को पावर दे दी गई, इनके राज्यपालों को पावर दे दी गई कि अब आप कानून बनाओगे। कलकत्ता का कानून आप खुद बनाओ, है ना, मद्रास का कानून आप बनाओ। लेकिन ये कानून ऐसा नहीं होता था कि एब्सोल्यूट राइट दे दिया गया इनको, इसको क्रॉस चेक किया जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। लेकिन तब भी यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे परिषद थी और गवर्नर था, उसको पावर दे दी गई कि आप अपना कानून बना सकते हैं। ठीक है, 1726 का राजलेख सिर्फ इतना सा है। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है अगला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछता है हर बार। लिखिए इसमें, इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे, जिनके द्वारा एक गुप्त समिति का गठन किया गया, सीक्रेट कमेटी बोलते हैं इसको। और इन्होंने किया इसलिए था क्योंकि अब कंपनी पूरे भारत में बड़े तेजी से अपना विस्तार कर रही थी, व्यापारिक विस्तार तो कर ही रही थी लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण भी स्थापित कर चुकी थी। तो ऐसे में अब इन्हें ये लग रहा था कि किसी न किसी तरीके से अब करना क्या है, 1773 का जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट है, ये रेगुलेटिंग एक्ट इस आधार पे लाया गया ताकि अब कंपनी को रेगुलेट करो। यदि कंपनी पे रेगुलेशन नहीं रखा जाएगा तो एक पैरेलल गवर्नमेंट का जन्म हो सकता है, क्योंकि अब ये प्रशासन पे भी आ चुके हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रिटेन की सरकार और इंडिया में भी ब्रिटिश की सरकार वो इंडिया और ब्रिटेन को अलग अलग दृष्टिकोण से देखे। उनको ये था कि अब ये ब्रिटिश भारत के तौर पे इसको लेकर के चलना है। तो ऐसे में कंपनी किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि कंट्रोल से बाहर चली जाए, उसके विनियामक करने के लिए, विनियमन के लिए ब्रिटिश जो वहाँ पे संसद थी, पार्लियामेंट थी, उसके द्वारा कानून पारित किया गया 1773 में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहाँ से पारित हुआ, ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट से। अब ये सारे जितने कानून बनेंगे ये सारे पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें लिखे क्या क्या हुआ। सबसे पहली बात, कंपनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। फर्स्ट टाइम एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे देखा जा सकता है। कंपनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। समझ रहे हैं, तीन प्रेसिडेंसी थी आपकी। पहले थी आपकी मद्रास, मुंबई, मद्रास को चेन्नई कहते हैं, मुंबई, और तीसरी थी आपकी कोलकाता। तो जो कोलकाता यही बंगाल प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, तो जो आपका
यहाँ पे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। बंगाल प्रेसिडेंसी, इसके नीचे थी मद्रास। पहले ये तीनों समानांतर थी, पैरेलल थी, तीनों की एक ही, है ना, एक ही महत्व हुआ करता था। लेकिन बाद में इन्होंने बम्बई, बंगाल प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था इसको गवर्नर जनरल बना। कहाँ का गवर्नर? बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल बना दिया गया इसे। और इन दोनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया, है ना, यानी तीनों में से एक को सुप्रीम बना दिया गया। क्लियर है? दो को अधीनस्थ कर दिया गया। तो लिख लीजिए, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कार्यावधि को 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया। पहले हर 1 साल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बदल जाते थे, अब 4 साल की अवधि कर दी गई कि अब हर 4 साल में बदलेंगे। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कार्यावधि को 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया। अगला पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 1/4 सदस्य, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करने का प्रावधान। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है, सिंपल सा आसान, अभी हमारे यहाँ पे राज्यसभा है, राज्यसभा का कॉन्सेप्ट क्या है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानियुक्त किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं सेवानियुक्त? क्योंकि फिर से उनका अपॉइंटमेंट हो सके। हर 2 साल में फिर 1/3 ले लिए जाते हैं और ये कभी भी विघटन ना हो, कभी भंग ना हो। हर 1-2 साल में कुछ चले जाएं, उतने आ जाएं, फिर चले जाएं, फिर उतने आ जाएं, यानी ये कभी भंग नहीं होगी, एक साथ पूरी खत्म नहीं की जाएगी। यही काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कर दिया गया। टोटल 4 वर्ष का कार्यकाल दे दिया गया और हर 1 वर्ष में 1/4 सदस्यों को क्या किया गया? पदच्युत किया जाने लगा। फिर नई वैकेंसी। फिर पहले क्या होता था? पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 1 वर्ष का ही कार्यकाल होता था, पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बदल जाता था। लेकिन उससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी। प्रॉब्लम क्या आने लगी कि जो अनुभव था 1 साल का वो पूरी तरीके से हमने नेग्लेक्ट कर दिया, है ना। फिर से नए लोग आए, फिर उससे उनको, तो अब क्या किया गया? 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया, लेकिन प्रति वर्ष जो है उनको रिप्लेस करते जाना है, ठीक, ताकि उनका अनुभव काम किया जा सके। 1/4 गए, नए 1/4 आ गए, लेकिन पुराने तो है ना 3/4। जब उनका पद 4 वर्ष कंप्लीट होगा वो भी हटते जाएंगे। तो ये कभी भी विघटित नहीं होने वाली संस्था बन गई। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता, वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विघटन भी कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक पद्धति बना दी गई। ठीक है, तो ये बात आपको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करने लगे। ठीक है, टोटल कितने थे? 24 सदस्य। शुरुआत में ही मैंने आपको बताए थे, गवर्नर प्लस गवर्नर सहित 24 सदस्य। अगले, शासन की समस्त शक्तियां, शासन की समस्त शक्तियां सैनिक तथा सिविल, सिविल मतलब नागरिक, असैन्य, सैनिक तथा सिविल, शासन की समस्त शक्तियां सैनिक तथा सिविल गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को सौंप दिया गया। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को सौंप दिया गया। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को सौंप दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा हेम्पे को बनाया गया। जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा हेम्पे को बनाया गया। सर एलिजा हेम्पे को बनाया गया। सर एलिजाह इम्पे को बनाया गया।
ठीक है। अगला, कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस व्यापार करना प्रतिबंधित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस व्यापार करना प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, क्लियर? ठीक, चलो आगे बढ़े। ये हो गया 1773, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। इसमें एक तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट इससे पूछता है, पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछता है, एल्जा इम्पे नाम था, ध्यान रखना है। और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर, तो पहला कौन था इसमें? वारेन हेस्टिंग। इस समय कौन था? वारेन हेस्टिंग। तो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। या ये भी पूछा, ये क्वेश्चन ये पूछता है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कॉन्सेप्ट 1833 में आता है। ये कॉन्सेप्ट आपका 1773 का कॉन्सेप्ट नहीं है, 1773 का कॉन्सेप्ट बंगाल के गवर्नर जनरल का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मान लीजिए कई बार भी एक दो बार मैंने क्वेश्चंस देखे हैं ऐसे कि कई बार पूछता है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, और ऑप्शन में लॉर्ड विलियम बेंटिंग की जगह पे वारेन हेस्टिंग ही केवल रहता है, तो आपको वारेन हेस्टिंग वहाँ पे भी सही मारना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्लियर है? ये अभी बंगाल क्षेत्र का गवर्नर जनरल बनाया गया है। 1833 में एक राजलेख आएगा, उससे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। वो थे, कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्लियर है? जितना मैं पढ़ाता जाऊँ ये याद करते जाना, ये दिमाग में बैठा लो। ये नहीं होना चाहिए कि बस अभी हवा हवाई हो गया। इसका प्रॉपर रिवीजन, यही चीज़ आपको बुक्स में भी मिलेगी। आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे या कुछ भी पढ़ोगे, जितने एक्ट मैं पढ़ा दूंगा उतने तो वहाँ भी नहीं मिलेंगे, ये भी गारंटेड बोलता हूँ। अब जब आप पढ़ोगे लक्ष्मीकांत, आप पाओगे कि जितने एक्ट मैंने पढ़ाए हैं उसमें नहीं है पूरे के पूरे, उसमें बस उन्होंने बड़ा बड़ा दे दिया है। ठीक है, तो मैं आपको एक बुक से चूंकि पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं 5-6 किताबों का संकलन लेके आपके साथ चल रहा हूँ। ठीक है, और कुछ छोड़ूंगा नहीं। अगला 1781 का अमेंडिंग एक्ट, संशोधनात्मक अधिनियम। 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। लाइव वाले सब लिख रहे हैं ना? लिखिए इसमें, यह रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। यह रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। चलो लिखो सभी लोग, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। अगला पॉइंट, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून बनाने का प्राधिकार दे दिया गया। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून बनाने का प्राधिकार दे देगा। देखो, ये कानून बनाने का प्राधिकार पहले भी था, रेगुलेटिंग एक्ट में भी ये पावर दी गई थी बंगाल के गवर्नर जनरल को कि वो कानून बना सकता था। तो अभी इस तरीके से देखा जाए तो कलकत्ता के सरकार के पास अब कानून बनाने के 2 प्राधिकार हो गए थे, पहला रेगुलेटिंग एक्ट और दूसरा एमेंडिंग एक्ट, संशोधनात्मक अधिनियम। 1773 के एक्ट के तहत भी बना सकते थे, लेकिन इसके तहत भी इनको दे दिया गया। ठीक है, तो कलकत्ता की सरकार के पास अब कानून बनाने के 2 प्राधिकार हो गए। ठीक, अगला पॉइंट, नेक्स्ट, गवर्नर जनरल काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। अगला पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया।
राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। राजस्व मतलब कि धन वसूलने का अधिकार, कर वसूलने का अधिकार, इसको बोलते हैं राजस्व अधिकारिता। न्यायपालिका के पास भी ये पावर दी गई थी कि वो भी राजस्व का संग्रहण कर सके। या फिर एक पावर और दी गई थी सर्वोच्च न्यायालय को कि जो भी धन खर्च किया जाएगा उससे सुप्रीम कोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय से भी प्राधिकार लेना पड़ेगा, यानी उसको ये सूचित करना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। दो बड़ी प्रॉब्लम हुई थी 1773 के जो एक्ट है, 1773 के एक्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अंदर रख दिया गया था। तो ये जो भी डिसीजन लेते थे, जो भी कार्य करते थे, उस कार्य के खिलाफ कोई भी सर्वोच्च न्यायालय जा सकता था। जैसे हमारे यहाँ पे 9वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान की है। अब क्या किया गया, संविधान के अंतर्गत जो भी चीज़ें थीं सभी चीज़ों के लिए कहाँ जा सकते हो, यदि उनका उल्लंघन हो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आप। आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, संविधान के हिसाब से देश ना चलाया जा रहा हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, आप कहाँ जाओगे, सीधा सुप्रीम कोर्ट, है ना। लेकिन अब क्या किया गया कि सीधा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को ही मुक्त कर दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से ही उसको समाप्त कर दिया गया। जैसे 9वीं अनुसूची को कर दिया गया कि कोई भी लैंड रिफॉर्म का बिल होगा, संपत्ति से जुड़ा हुआ बिल होगा, यदि वो 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। पता है ये चीज़? हमारे पास 12 शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल में 9वीं शेड्यूल बाद योग्य नहीं है। जैसे आपके फंडामेंटल ड्यूटी हैं, यदि आप उनका पालन नहीं करते तो आप सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं जा सकता है। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे थे, बीच में एक विवाद चल रहा था कि भारत माता की जय बोलो। ज़बरदस्ती कोई आपसे भारत माता की जय नहीं बुलवा सकता, ज़बरदस्ती कोई आपसे जनगण मन गाने के लिए नहीं बोल सकता, ज़बरदस्ती कोई आपसे वंदे मातरम नहीं बोल सकता। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते। समझ रहे हैं? अभी चल रहा था ना, ओवैसी को लेकर के टारगेट किया गया था कि ये वंदे भारत नहीं बोल रहे, वंदे मातरम नहीं बोल रहे। तो कोई इसमें ये नहीं है, क्योंकि ये बाद योग्य नहीं है। आप न्यायपालिका नहीं जा सकते, आपके स्वैच्छिक चीज़ें। जनगण मन कहीं पे है ना हो रहा हो, राष्ट्रगान कहीं पे बज रहा हो, आप खड़े ना हो, आप चलते जाएं। ये आपके श्रद्धा की चीज़ है, इसका आपको पालन करना चाहिए, ऐसे आपसे अपेक्षा की गई है। लेकिन यदि आप उसका पालन नहीं करोगे तो कोई भी आपको कानूनी दायरे पे नहीं लाएगा। जैसे कई बार हुआ भी है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर का बर्थडे था, जन्मदिन था, और गड़बड़ क्या हो गई कि जो केक बनाया गया उसमें भारत का तिरंगा बना दिया गया। ठीक है, अब आपको पता है केक के साथ होता क्या है, केक को तो कट करना है, चाकू से काटने के बाद सबको खिलाना है। अब इसमें विवाद मच गया कि सचिन तेंदुलकर जैसा व्यक्ति जिसको भारत रत्न दिया गया है, उसने क्या किया, भारत के तिरंगे को काट दिया और सबको खिला दिया। सेंटीमेंट आहत हो गए हमारे, लेकिन उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। विरोध हुआ, फिर उसमें उन्होंने सॉरी भी बोला, है ना। एक और केस था, आप लोग, एक इंटरव्यू आया था, सानिया मिर्जा बैठी थी और नीचे जो है हमारा तिरंगा रखा हुआ था, लेकिन वो जैसे बैठी हुई थी जिस पोजीशन पे, पैर उनका तिरंगे को लग रहा था। छोटा सा तिरंगा वहाँ पे रखा था और पैर की जो जूती थी वो तिरंगे की तरफ थी, है ना। तो ये सेंटीमेंट आहत करता है हम लोगों के, है ना, हमारे देश का तिरंगा। अब जैसे कि हमने लाल किले पे 26 जनवरी वाली जो घटना थी, इस घटना से हम सब लोग आहत क्यों हो गए? किसानों के साथ हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, किसानों को पूरे देश भर की सद्भावना प्राप्त थी, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि तिरंगे के बगल में एक दूसरा झंडा, वैसे ही पूरे देश के सेंटीमेंट आहत हो गए और लोग जो है उसका विरोध करने लग गए। तो जहाँ पे राष्ट्र सामने आके खड़ा हो जाएगा आपका, वहाँ पे फिर सारी चीज़ें छोटी हो जाती हैं, देश सबसे ऊपर हो जाता है। ठीक है, और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रयोग मौजूदा पार्टी करती है। उसे पता है कि हमारे देश के लोग जो है राष्ट्र के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते, इतना इमोशनल है देश का आदमी, है ना। कोई भी चीज़ ऐसे होगी, जैसे कि पिछली बार जब चुनाव थे, पुलवामा अटैक हुआ, पूरा देश ने बोला वाह बहुत बढ़िया, एयर स्ट्राइक कर दी, घुस के मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब फिर गए एक साथ बटन दबाए, फिर जिता दिए। बाकी सब हम भूल जाते हैं कि ऐसी बहुत है। जैसे रोजगार को लेकर इस सरकार की कोई है ही नहीं, लेकिन अभी फिर देश के लिए कुछ हो जाए, है ना, पीओके में चढ़ाई कर दे, फिर जाके अब बटन दबाया होगा कि यार हमारा देश तो मतलब सुरक्षित है।
तो ये जो सेंटीमेंट है ना, आपको आपके साथ खेले भी जाते हैं, इनका एक कह सकते हैं कि दुरुपयोग भी करती है सरकार। और ये पढ़ी लिखी नागरिक कहीं ना कहीं पे अभी हमारे यहाँ पे अनएजुकेटेड जनता है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, नेता मंत्री सब बरगला देते हैं। चुनाव के पहले आपकी गली बनवा दी है तो आपको लगता है वाह गजब का काम हो गया। अब आपको ये नहीं पता कि 4.5 साल आप उसी गली पे तैरे हो, है ना। आप जो है तो कहीं ना कहीं पे कंडीशंस ऐसी हैं कि लास्ट मोमेंट पे आपके साथ ऐसा खेल खेल दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम हो जाता है, ध्रुवीकरण। कहीं पे कई क्षेत्र हमारे देश में ऐसे हैं जो बहुत संवेदनशील है, सेंसिटिव है, वहाँ दंगे करवा दिए गए। अब दंगों में भी ये सब स्पॉन्सर्ड होती हैं चीज़ें, बहुत स्पॉन्सर्ड होती हैं, प्री प्लान्ड होती हैं। दिल्ली में ही दंगे हुए थे, कभी कोई सोचता है कि देश की राजधानी में दंगे हो जाएंगे जहाँ पे पढ़ी लिखी जनता पाई जाती है। पिछले साल जब ट्रंप महोदय यहाँ पे थे तब यहाँ दंगों के हालात बने हुए थे, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, जला रहे थे। तो क्या है, सब प्री प्लान्ड है, किसी को बदनाम करने के लिए और किसी को मूर्ख बनाने के लिए। मर कौन रहा है, खप कौन रहा है, पब्लिक। कहाँ किसी को समझ में आएगा, पब्लिक जब समझदार नहीं है तो फिर कैसे समझ में आएगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, कहाँ पे हम लोग, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। ठीक, राजस्व अधिकारिता मतलब सर्वोच्च न्यायालय को अब एक राजस्व को लेकर के जो भी उसके पास नियंत्रण थे सारे खत्म कर दिए गए। अगला लिखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि इस एक्ट के कारण से, इसके पारित नहीं होने से 2-3 सरकारें, पहले फॉक्स गवर्नमेंट थी, फॉक्स प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के, और जब सरकार जो है वहाँ पे ये बिल पारित नहीं करवा पाई फॉक्स गवर्नमेंट, उसके पहले एक डंडाज अधिनियम आया हुआ था, डंडाज अधिनियम भी पारित नहीं हुआ, फॉक्स का अधिनियम भी पारित नहीं हुआ, तो वहाँ की सरकार गिर गई। और ये पहला बिल था, बाद में पिट्स आए, पिट्स प्रधानमंत्री थे वहाँ पे, ये पहला बिल था जिसके पारित नहीं हो पाने के कारण से, जिस बिल को पारित कराने को लेकर के पहली बार ब्रिटेन में कोई सरकार गिरी हो। तो भारत का इतना महत्व बढ़ चुका था उस समय। ठीक है, तो लिखिए इसमें पहला वैधानिक दस्तावेज जिसके माध्यम से, क्योंकि इसका टाइटल क्या था, इसका टाइटल था भारत में ब्रिटिश अधिकारातीत क्षेत्र, यानी पहली बार इस अधिनियम में स्वीकार कर लिया गया कि भारत में भी जो क्षेत्र हैं वो सब ब्रिटेन के स्वामित्व पे हैं, ब्रिटेन के कब्जे पे हैं, है ना। तो लिखिए पहला वैधानिक दस्तावेज जिसके माध्यम से भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे की बात कही गई, ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे की बात कही गई। ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे की बात कही गई। अगला पॉइंट, शीर्षक क्या था इसका, भारत में ब्रिटिश अधिकारातीत क्षेत्र, भारत में ब्रिटिश अधिकारातीत क्षेत्र। अगला पॉइंट लिखिए, कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, कंपनी का जो व्यापारिक और राजनीतिक कार्य था उसको अलग अलग करके 2 संस्थाएं बना दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया, कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। पहला लिख लीजिए निदेशक मंडल, निदेशक मंडल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल, इसका काम था व्यापारिक गतिविधि को संचालित करना, व्यापारिक गतिविधि को संचालित करना। दूसरा है नियंत्रक मंडल, जिसका काम था राजनीतिक गतिविधि को संचालित करना, राजनीतिक गतिविधि को संचालित करना। निदेशक मंडल और दूसरा है नियंत्रक मंडल। 6 सदस्य थे। इंग्लैंड में ये 6 सदस्य थे और इनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। ठीक है, इंग्लैंड में ही अवस्थित था ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नियंत्रक मंडल, राजनीतिक गतिविधि संचालित करना, नियुक्ति सम्राट के द्वारा, नियुक्ति सम्राट के द्वारा।
एक गड़बड़ और थी। पहले क्या था, जो आपकी गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें गवर्नर जनरल और उसके साथ 4 सदस्य थे, और जो डिसीजन हुआ करता था डिसीजन बहुमत के आधार पे होता था। तो गड़बड़ ये हो जाती थी कि कई बार गवर्नर जनरल एक तरफ रहता था और बाकी के लोग गवर्नर जनरल के डिसीजन को यदि नहीं स्वीकार करते थे तो गवर्नर जनरल प्लस 4 4 लोग एक तरफ हो जाते थे। गवर्नर जनरल अकेले पड़ता था, कोई मामला बिगड़ जाता था। कई बार चलो ये मामले में होना भी चाहिए कि गवर्नर जनरल का डिसीजन 4 लोग नहीं मान रहे, लेकिन कई बार क्या होता था, गवर्नर जनरल प्लस 1 आदमी एक तरफ हो जाता था और इधर 3 लोग हो जाते थे, तो ये भी डिसीजन आपका जीत जाते थे। यानी गवर्नर जनरल के कई डिसीजन जो है प्रभावकारी नहीं हो पाते थे। तो ऐसे में क्या किया गया, 4 सदस्यों को कम करके 3 कर दिया गया ताकि प्रॉब्लम ही समाप्त हो जाए। क्योंकि गवर्नर जनरल हर बार कब तक वो उसका कोई भी डिसीजन, फिर जब तक ये इनको सबको मनाओ या तो, है ना, तो कई बार परिषद बहुत प्रभावशाली हो जाती थी, गवर्नर जनरल की बातें कमज़ोर हो जाती थी। तो 4 की जगह 3 सदस्य कर दिए गए, ये भी लिख लो। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से 3 कर दी गई। तो अब 3 करने से क्या होगा, एक गवर्नर जनरल और ये एक तरफ हो गए और यहाँ पे 2 सदस्य बचे। अब दोनों बराबर हो गए मत, तो निर्णायक मत दे करके गवर्नर जनरल अपनी बात को मनवा लेता था। तो यानी गवर्नर जनरल की पावर को और बढ़ाने के लिए ये काम किया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की संख्या 4 से 3 कर दी गई। कब की गई, पिट्स इंडिया एक्ट पे, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट है, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट, 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम का अधिनियम लिखिए इसके बारे में। ये देखिए क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से आपको याद आ रहा होगा कि इसी दौरान पे, इसके 10 साल पहले अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था। 1776 में अमेरिकी क्रांति हुई थी और अमेरिकी क्रांति में लॉर्ड कॉर्नवालिस वहीं था, उस क्रांति को लीड कर रहा था। एक देश हार के आ रहा था पूरा का पूरा। तो जब उसको भारत भेजा गया, बोला ऐसे नहीं जाऊंगा, वहाँ पे मेरे पास कुछ पावर नहीं थी और उस पावर के कारण से वहाँ पे मैं डिसीजन नहीं ले पाया, और मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था, इस कारण से वो देश हार गया। मैं दोबारा भारत जाऊंगा ही नहीं, मान लो भारत में फिर रेवोल्यूशन हो जाए, कुछ हो जाए, फिर हार जाऊं मैं। तो उसने कहा पहले मुझे पावर दो। पावर क्या दो कि विशेष परिस्थितियां जब कभी आ जाएं तो वहां पर मैं मुख्य सेनापति खुद बन जाऊं, यानी कि परिषद के निर्णयों को भी मैं निरस्त कर दूं, परिषद के चक्कर में ना बैठा रहूं, और दूसरा प्रधान सेनापति की शक्तियां भी मुझे दी जाएं। तो 1786 के अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेजने के समय उसके द्वारा ये 2 शर्तें थी जिनको मानना पड़ा ब्रिटिश संसद को। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने, अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। अगला पॉइंट, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी गईं। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी गईं। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी गईं। ठीक है, चलो वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना ये सारे राजलेख क्रम से। अब अगला नेक्स्ट 1793 का राजलेख। 1773 के 20 साल बाद, वो बीच में इंटू पिंटू आए थे आपके जितने भी थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखिए, नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था कर दी गई कि भारत का जो टैक्स आएगा, भारत से जो पैसा कलेक्ट किया जाएगा, उसी से जो ब्रिटेन में कितने थे, 6 सदस्य थे ना नियंत्रक मंडल पे, इन 6 सदस्यों की सैलरी इंडिया से दी जाएगी। तो नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था। अगला पॉइंट,
ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव। अगला, सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया। सभी कानूनों एवं विनियमों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को। सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया। नेक्स्ट, हो गया क्लियर। 1793 में 3 चीजें ही है महत्वपूर्ण। पहला, सैलरी, ठीक है, भारतीय राजस्व से पूछा जा सकता है आपसे। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव, यानी कि अब जो भी कानून बनेंगे उनके द्वारा ही, यानी रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। ठीक है, और अगला क्या है, कानूनों की व्याख्या, विनियमों की व्याख्या कौन करेगा, न्यायपालिका करेगी। ठीक है, 1813 का चार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1813 का चार्टर, पहला पॉइंट, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दे दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दे दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दे दी गई। अगला पॉइंट, कंपनी के व्यापारिक अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज़ है। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने चरम में पहुँच चुका है। 1780 में औद्योगिक क्रांति हुई और वो औद्योगिक क्रांति बहुत चरम में थी। नए नए व्यापारिक वर्ग का, नए नए सामंत वर्ग का, नए नए बुर्जुआ वर्ग का वहाँ पे जन्म हो रहा है। नई नई कंपनियाँ स्थापित हो रही हैं, प्राइवेट कंपनियों का जन्म हो रहा है। और मोनोपोली किसे दे रखी गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। मोनोपोली मतलब एकाधिकार था, दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता है ना। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, मोनोपोली तोड़ी जाएगी, नहीं तो औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फेल हो सकता है। तो ऐसे में कंपनी की समाप्ति, जो व्यापारिक एकाधिकार है उसकी समाप्ति कर दी गई। अभी लेकिन 1813 के एक्ट में चीन और चाय के व्यापार को अभी रखा गया। चाय का व्यापार केवल कंपनी करेगी पूरे वर्ल्ड में, ईस्ट इंडिया कंपनी ही, और चीन के साथ जो व्यापार है उसकी मोनोपोली भी नहीं तोड़ी गई। बाकी भारत में कोई भी आकर व्यापार कर सकता है 1813 के चार्टर एक्ट से। तो लिखिए, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः नहीं, अंशतः। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः समाप्त कर दिया गया, जिसके अंतर्गत चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर, जिसमें चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर, अगला पॉइंट, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध दिया गया। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध कर दिया गया। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध कर दिया गया। अगला पॉइंट, स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को, स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दे दिया गया। स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार, स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा है ये? जितनी भी लोकल सेल्फ गवर्नेंस थी सभी टैक्स लगा सकती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत है ना, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, टैक्स लगाती है ना, बहुत सारे टैक्स नगर निगम लगाता है, नगर पालिका लगाती है। तो वो सारे टैक्स
ठीक है, स्थानीय संस्थाएं भी अब आपका टैक्सेशन के, वही बंगाल बिहार उड़ीसा वाली तो? नहीं, बंगाल बिहार उड़ीसा वो अलग है, वो तो बड़े स्तर का राजस्व है जो कि कंपनी को लेना है। जो छोटे संस्थाएं बनाई गई, लोकल सेल्फ गवर्नेंस है। लोकल सेल्फ गवर्नेंस उस समय जैसे प्रधान है, ग्राम प्रधान है, गांव की जो इकाई है, उसके द्वारा भी टैक्सेशन कलेक्ट किया जा सकता है, वो भी टैक्स लगा सकता है कुछ चीज़ों पे। या कंपनी की जो छोटी छोटी बॉडी हैं लोकल लेवल पेज में, वो भी टैक्स लगा सकते हैं। चुंगी कर लगा सकती हैं, चुंगी कर मतलब व्यापार यदि हो रहा है वहाँ पे, टैक्स उस पर लगाया जा सकता है ना। बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम अनुसूची देखेंगे तो उसमें बहुत सारे टैक्सेस इसमें होते हैं। ठीक है, लिखिए स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार। अगला पॉइंट, कलकत्ता, बंबई, मद्रास सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद में अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। जो भी कानून भारत में बनेगा उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट से क्या कराना पड़ेगा? अप्रूव्ड करवाना पड़ेगा, अप्रूवल राइट लेना पड़ेगा। कलकत्ता, बंबई, मद्रास सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद से अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। समझ में आ रही बात? हाँ, ठीक है। कब किया गया ये? 1813 के एक्ट में। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है कि अब एजुकेशन पे ध्यान देना ये प्रारंभ करते हैं, जिसको इन्होंने नेग्लेक्ट कर रखा था। 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का है, बहुत छोटी रकम, लेकिन चलो कम से कम प्रारंभ तो हुआ, है ना। अगला नेक्स्ट, अगला है ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से, ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कंपनी को गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार। ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कंपनी को गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार। प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार। क्लियर है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 1833 का राजलेख। 1833 का राजलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी कई सारे पॉइंट है इसमें, 10-12 पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहली चीज 1833 के राजलेख के आते आते ब्रिटिश संस्था का, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का भारत में स्वरूप बड़ा हो चुका था। कई सारे क्षेत्रों के साथ सहायक संधि प्रणाली के तहत कोलैबोरेशन हो चुका था, है ना। तो अब क्या है, यहाँ पे एक चीज समझनी होगी कि अब बंगाल तक सीमित रहना, बंगाल से भारत कॉन्सेप्ट आना चालू हो गया। सोचिए कितना बड़ा विजनरी गोल। अब अपने आप को पैरेलल इंडिया में एक सबसे बड़े सम्राट के तौर पे देखने लग गए ब्रिटिशर्स। उन्हें लगा कि अब हमसे ऊपर कोई नहीं है, अब सब हमारे अधीन है। क्यों? मराठों को समाप्त कर चुके थे, मैसूर को समाप्त कर चुके थे, निज़ाम को अपने अंडर में ले चुके थे। ब्रिटिश जो आपका मुगल एम्पायर था पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका था इस समय पे, है ना। वो संस्था को अपने पेंशनर बन के, महज पेंशनर बन के, वो 1764 का बक्सर का युद्ध था, वहीं से पेंशनर बन के रह गया था आपका, है ना। तो कहीं ना कहीं पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे ब्रिटिश एम्पायर नाम की चीज़ अब खत्म थी। तो ऐसे में अब अपने आप को इन्होंने इंडिया शब्द जोड़ना चालू कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। तो लिखिए इसमें, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा पॉइंट, सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए, सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत का कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, यानी अब वो पूरे इंडिया में कहीं भी कानून बना सकता है। अगला पॉइंट, परंतु नियंत्रक मंडल इसे अस्वीकार कर सकता था।
यानी कि अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा? नियंत्रक मंडल से, वो आपको अप्रूव्ड करेगा। अगला, इस कानून को अधिनियम कहा जाएगा, यानी कि जो ये कानून पारित किया जाएगा इसका नाम अधिनियम होगा, यानी एक्ट के तौर पे इसको देखा जाएगा। अगला पॉइंट, अब देखो इसी टाइम पे एक पर्सन की भारत में एंट्री होती है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पीरियड पे। मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी था, लेकिन वो इंडिया को तवज्जो नहीं देता था। क्या नाम है? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले कितना इंटेलेक्चुअल पर्सन था। आज आपका इंडियन पेनल कोड है ना, भारतीय दंड संहिता है, ये सब उसी की देन है। उस बंदे ने ऐसा कानून बना के गया है मैकाले कि आज हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसी पे आश्रित है, उस कानून पे। हमने अमेंडमेंट किए हैं, कुछ और नई चीज़ें जोड़ी हैं, लेकिन उसने एक सुई से लेकर एक हाथी तक के खो जाने की या कोई भी घटना हो जाने को लेकर के उसने दंड का प्रारूप बनाया उस व्यक्ति ने। भारत में यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को उसके थॉट प्रोसेस ने बदल के रख दिया। लॉर्ड मैकाले ने कहा कि भारत का जितना भी लिटरेचर है वो इंग्लैंड में रखी हुई एक अलमारी की एक रैक के जितनी भी पुस्तकें हैं उससे भी कमतर है, निम्नतर है, तुच्छ है। तो उसकी सोच थी, उसने कभी इतना यहाँ के लिटरेचर को पढ़ा नहीं, उसने कभी वेदों के ज्ञान को नहीं समझा, उपनिषदों के ज्ञान को नहीं समझा, पुराणों को उसने समझा नहीं, यहाँ पे जो पुस्तकें लिखी गई उसको उसने समझा नहीं। तो कहीं ना कहीं पे, लेकिन ये व्यक्ति भारत में आकर के कितना बड़ा चेंज करके जाता है जिसकी त्रासदी आज भी आप झेल रहे हो। इसने हमारे कल्चर के साथ छेड़छाड़ कर दी, हमारी संस्कृति को तोड़ के चला गया, हमारी जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज थी उसके ऊपर अपनी कम्युनिकेशन लैंग्वेज को बैठा के चला गया। इसका मानना यह था कि हमें भारत पे शासन करना है तो सभी लोगों को एजुकेट यदि हम कर देंगे तो ये लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हम यहाँ शासन नहीं कर पाएंगे। यदि हमें इसका लंबा शोषण करना है तो भारतीयों से हमें एक ऐसी नस्ल बनानी है जो देखने में तो भारतीय लगे लेकिन विचारों से वो अंग्रेज हों। समझ रहे हैं? इसलिए उन्होंने एक छोटा सा वर्ग क्रिएट किया, है ना। तो लिखिए इसके बारे में आगे। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को जोड़ा गया। पहले 3 सदस्य हो गए थे, कब हो गए थे 3? पिट्स इंडिया एक्ट में 4 से 3 कर दिए गए थे। अब चौथे की एंट्री होती है, वो था लॉर्ड मैकाले। लिखिए, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य के तौर पर लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के तौर पर चौथे सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को सम्मिलित किया गया। अगला पॉइंट, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब चीन और चाय के साथ जो व्यापार था वो भी खत्म, है ना। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। चीन और चाय सहित अगला पॉइंट, विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया। विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया। आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया। अगला पॉइंट, नेक्स्ट अगला पॉइंट है 1934 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। इसी ने फिर सारे जितने भी आपके कोड हैं सब इसी ने बनाए। 1834 माफ करिएगा, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है। इसी समय
दास प्रथा के विरुद्ध कानून पारित हुआ, ब्रैकेट में डाल लीजिएगा 1843। लॉर्ड एलनबरो थे उस समय, है ना, लॉर्ड एलनबरो के टाइम पीरियड पे दास प्रथा का कानून, ब्रैकेट में यहीं पे आगे लॉर्ड एलनबरो भी लिख लीजिएगा, गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड एलनबरो। 1843 में दास प्रथा भारत से समाप्त कर दी गई लीगली। अगला लिखिए सती प्रथा की समाप्ति 1829 में हुई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पीरियड पे। ठीक है, सती प्रथा की समाप्ति 1829, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला लिखिए अधिनियम की धारा 87 के तहत, अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए, अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान या रंग के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान व रंग के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। अगला पॉइंट, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व संबंध में, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का प्रावधान दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, ये हो गया आपका 1833 का चार्टर एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी पूरे देश के लिए बजट बनाया जा सकता है, राजस्व के सारे अधिकार दे दिए गए। और यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिएगा, पहला गवर्नर जनरल भारत के कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। ये चीज़ें पता याद, मतलब है वही चीज़ लेकिन घुमा के पूछता है तो भी आपको गड़बड़ नहीं करना। नेक्स्ट डालिए 1853 का राजलेख। 1853 का राजलेख लिखिए, इसमें इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की व्यवस्था कर दी गई। मतलब कि विधायिका और कार्यपालिका का कॉन्सेप्ट लेकर के आ जाया गया। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की व्यवस्था कर दी गई। अगला लिखिए, विधि निर्माण हेतु भारत के लिए, विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय, विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। बारह सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। अगला पॉइंट, विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को, विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर
सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू किया गया? सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू किया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू किया गया। अगला पॉइंट, बंगाल के प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। बंगाल के प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। बंगाल के प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले बना था। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। बिल्कुल फास्ट लिखे, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अगला पॉइंट, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी का, देखिए ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। आपको क्या लगता है कि 1857 की क्रांति ने समाप्त कर दिया? 1857 की क्रांति के पहले ही प्लानिंग बन चुकी थी कि अब कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त किया जा सकता है ना। 1863 का एक्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त कर दिया जा सकता है। समझ पा रहे हैं? 1857 की क्रांति तो एक बहाना थी, महज बहाना थी। क्यों? क्योंकि अब ब्रिटिश क्राउन को यह लग रहा था कि अब भारत मेरे प्रत्यक्ष नियंत्रण में होना चाहिए। बीच में कंपनी क्या कर रही है? उन्हें समाप्त ही करना था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसको लेकर के प्रावधान 1853 के एक्ट में कर दिया गया था। लिख लीजिए, ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दे दिया गया। तो यदि 1857 की क्रांति नहीं भी होती तो भी कंपनी का शासन तो जाना ही था। ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दे दिया गया। अगला, निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से 18 कर दी गई। 24 से 18 कर दी गई। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये हो गया आपका कंपनी के अधीन भारत के संविधान का ऐतिहासिक। ठीक है, 24 सदस्य थे आपके निदेशक मंडल में, अब 18 हो गए। तो ये थी आपकी 1853 तक का चार्टर एक्ट। अब हमारी जो कल की जर्नी होगी, कल की जर्नी में आपके बाकी के जितने भी एक्ट हैं मैं सारे करवाऊंगा। 1947 तक का एक ही दिन में कल आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद हम संविधान सभा के बारे में समझेंगे। जो भी पॉइंट होंगे, कौन कौन से सदस्य रहे, क्या रहे, किसको किस समिति का सदस्य बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, कब बैठकें हुई, कितना समय लगा, कैसे बनी ये, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये नेक्स्ट क्लास में होगा। इसके बाद हमारा भारत का संविधान व्यवस्थित प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? अभी तक जो मैंने बताया, जितना पढ़ाया, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। लाइव में जितने बच्चे हैं, आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, आप भी पूछ सकते हैं। अभी तक जो पढ़ाया ना समझ में आया हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, पूछ सकते हो, बताएं। वहाँ पे सर न्यायालय राजस्व सूचती है। हाँ, सर ये नहीं समझ में